हेलो स्टूडेंट्स, नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पदार्थ के गुणों पर चर्चा करेंगे। जितने भी गुण होते हैं सारे पढ़ लेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं पहले गुण से, जिसका नाम है प्रत्यास्थता या फिर इंग्लिश में कहें तो इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रत्यास्थता क्या होती है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रत्यास्थता क्या है, मतलब आप समझिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, ठीक है। जैसे कि आपके लिए मान लीजिए आपके हाथ में कोई रबर बैंड है, ठीक है। आपका रबर बैंड है, आप उसको खींचते हो खींचते हो खींचते हो खींचते हो खींचते हो, ठीक है। फिर आप उसको छोड़ते हो तो वो जिस स्थिति में था, जो उसकी आकृति थी पहले, उसी आकृति में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो टेंडेंसी होती है, ये जो इसकी इच्छा होती है, इसको वापस अपनी आकृति में आ जाने की, जैसा था वापस उसी शेप में आ जाने की, उसी लंबाई में उसी चौड़ाई में आ जाने की, इसी को हम प्रत्यास्थता कहते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक और सीखते हैं नई नई चीजों को। तो प्रत्यास्थता क्या है, प्रत्यास्थता हम समझेंगे, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, प्रत्यास्थता या फिर इलास्टिसिटी, ठीक है। ये वो टेंडेंसी होती है, ठीक है, ये वो इच्छा होती है किसी पदार्थ की जिसके कारण ये अपनी स्थिति में, अपने शेप में, अपनी लंबाई में, अपनी चौड़ाई में, अपनी आयतन में वापस आने का प्रयास करे। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रत्यास्थता कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रत्यास्थता कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रत्यास्थता क्यों होती है, प्रत्यास्थता क्यों होती है, प्रत्यास्थता क्यों होती है, इसको समझने के लिए हम एक चीज समझते हैं जिसको हम कहते हैं विरूपक बल, ठीक है। विरूपक क्या बल क्या होता है, या फिर इंग्लिश में हम इसको कहें तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, ये कौन सा फोर्स है साहब। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा कि रबड़ को खींचें, तो खींचने का मतलब क्या हुआ कि आप उसके ऊपर बल लगा रहे हो, ठीक है। और ये बल कौन सा है, ये इसके शेप को, इसकी आकृति को, इसकी लंबाई को बदल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बल हो, ऐसा कोई भी बल हो जो कि किसी पदार्थ की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की लंबाई, आयतन या उसकी आकृति को बदलने में सक्षम हो, तो उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर विरूपक बल कहेंगे। इसको हम विरूपक बल कहेंगे, ठीक है, विरूपक बल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपको हम डेफिनेशन अब क्या कर सकते हैं, प्रत्यास्थता की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए, यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए, ठीक है, और इस विरूपक बल को हटाने के पश्चात वस्तु या पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करे, या अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, स्थिति में आना चाहे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो हम इसको कहेंगे इसकी प्रत्यास्थता। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन हो गई। विरूपक बल क्या हुआ, ऐसा कोई भी बल जो इसका शेप को बदल सकता है, उसको हम विरूपक बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। शेप बदलने में क्या क्या सकता है, आप लंबाई बदल सकते हो, आप आयतन भी बदल सकते हो, आप इसकी आकृति भी बदल सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा क्या है, प्रत्यास्थता, ठीक है। अच्छा, अब इसको प्रत्यास्थता को हमने, प्रत्यास्थता के अनुसार हमने कुछ डिवीजन कर रखे हैं, जिसमें हमारा पहला है पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड। अभी पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड क्या होता है, ठीक है, नाम भी सुना होगा आपने इसका। जब हम कोलिजन, टक्कर की बात करते हैं, जब कोलिजन की बात करते हैं, तो उसमें आपने परफेक्टली इलास्टिक नाम सुना होगा। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी या परफेक्टली इलास्टिक चीज का मतलब क्या है, ठीक है। पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड का मतलब क्या है कि ऐसा पिंड, ऐसा वस्तु, ऐसी वस्तु जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में पूर्णतः पहुंच जाए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड। मतलब अपनी प्रारंभिक स्थिति में पूरी तरह से वापस आ जाए। लिखते जाइए साथ साथ, पूरी तरह से वापस आ जाए, ठीक है। लोकल भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आती जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड की हमने बात कर ली, ठीक है। इसी तरह हमारे पास होता है पूर्ण प्लास्टिक पिंड। पूर्ण प्लास्टिक पिंड, अब ये पूर्ण प्लास्टिक क्या होगा साहब,
पूर्ण प्लास्टिक पिंड क्या होगा, एक होगा पूर्ण इलास्टिक और होगा दूसरा होगा पूर्ण प्लास्टिक। ये पूर्ण प्लास्टिक वो पिंड होगा जो कि परफेक्टली इलास्टिक कहलाएगा, किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, ऐसा पिंड जो कि अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आ सकता, जैसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स उसके ऊपर से हटा दिया, वो अपने जो अपने विरूपक बल है, ठीक है, जैसे ही आपने उसको हटाया वैसे ही वो उसी स्थिति में आप ले गए थे, उसी स्थिति में रह गया है, अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में जाने के काबिल नहीं है, जाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे पिंड को हम पूर्ण प्लास्टिक पिंड कहेंगे। ना तो पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड अवेलेबल है मार्केट में हमारे पास, ना ही पूर्ण प्लास्टिक पिंड अवेलेबल है, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु हमारे पास नहीं है जो कि पूर्ण प्लास्टिक हो सके या पूर्ण इलास्टिक हो सके। ठीक है, तो हमारे पास जितनी वस्तु है इनके बीच में ही होती है सारी, लेकिन हम पढ़ने के पर्पज से या फिर हम समझने के पर्पज से हम कह सकते हैं कि हमारे पास पूर्ण प्लास्टिक भी है और पूर्ण इलास्टिक भी है। हम मान के ऐसा कार्य कर लेते हैं। जब आप टक्कर पढ़ते हो, कई क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली प्लास्टिक नॉन इलास्टिक कोलिजन है, ये सब चीजें आपको बोली जाती है। ठीक है, वैसा ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें तो समझ में आ गया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, और आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आप देखें प्रत्यास्थता जो इसके अंदर डेवलप हो रही है, जो इलास्टिसिटी डेवलप हो रही है किसी वस्तु के अंदर, प्रत्यास्थता जो है ये किस कारण से आ रही होगी, ये किस कारण बन रही होगी। ठीक है, अच्छा देखें जरा किस वजह से आ रही होगी, ये किस वजह से हो रही होगी। अच्छा, क्या होता है इसको समझते हैं हम लेते हैं एग्जांपल एक स्प्रिंग का, एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, अपनी नेचुरल लंबाई में है, अपनी इसकी प्राकृतिक लंबाई में है। ठीक है, नेचुरल लंबाई इसकी है ये। अब इसको क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको खींच देता हूं, इसी स्प्रिंग को, सेम स्प्रिंग है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, मैंने इसको खींच दिया है। मतलब क्या किया है मैंने, इसके ऊपर यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स, एक बाह्य बल मैंने यहां पर लगा रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा खिंचाव आ गया, आप देख सकते हो यहां पर थी वो इतना खिंच गई, अब ये खिंच गई। अब ये क्या चाहेगी, ये स्प्रिंग क्या चाहेगी, स्प्रिंग चाहेगी कि अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस जा सके। ठीक है, वापस जा सके, तो जैसे ही आप इसको हटाओगे, बाह्य बल को आप हटाओगे, तो एक बल इसके ऊपर काम करने लगेगा जो कि पहले से काम कर रहा है। ठीक है, जो बल है जो है काम कर रहा है, अभी इस पोजीशन में ये साम्य स्थिति में है, इसलिए यहां पर रुकी हुई है। जैसे ही आप इसको हटाओगे तो ये जो बल अंदर काम कर रहा है, ये इसको अपनी पुरानी स्थिति में ले जाने का प्रयास करेगा, जिस स्थिति में ये भी कर सकते थे आप कि इसको आप कंप्रेस कर दो। ठीक है, यहां दबा दो, तो आप देखो इसने आप दबा दिया है, आप देखो कि आप अंदर फोर्स लगा रखा है आपने, तो इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा होगा जो कि इसको इसकी प्रारंभिक स्थिति में ले जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो एक ऐसा बल जो कि विरूपक बल हटाने के बाद काम करने लगे, ठीक है, कार्यरत हो जाए, और जो आपके पास पिंड है, जो वस्तु है, उसकी प्रारंभिक स्थिति में ले जाने का प्रयास करे, उस बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन क्या होता है, प्रत्यानयन बल, कि ऐसा बल जो कि विरूपक बल हटाने के बाद किसी वस्तु को उसकी प्रारंभिक स्थिति में ले जाने का प्रयास करे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। ठीक है, लगता क्यों है प्रत्यानयन बल, इसकी हम चर्चा करते हैं। पहले आप डेफिनेशन लिख लो कि ऐसा बल जो कि विरूपक बल को हटाने के पश्चात किसी वस्तु को, जिस वस्तु पर वो लग रहा था ऑब्वियसली, ठीक है, उस वस्तु को उसकी प्रारंभिक स्थिति में ले जाने का प्रयास करे, उसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, अब लगता क्यों है, हम किसी स्प्रिंग के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग का बिल्कुल मैं मॉलिक्यूल देख रहा हूं अंदर, इसके अणुओं तक, इसके परमाणुओं तक जाकर मैं देखना चाहता हूं, तो क्या हो रहा होगा देखोगे तो, जैसे ही हमने इसको खींचा है, इस स्प्रिंग को हमने खींचा है, तो इसके बीच के जो ये जो इनकी जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के बीच की जो है वो दूरी बढ़ जाएगी। इस मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, इनके बीच के जो बल है, इसके बीच में जो बल लग रहा है, परमाणु अणु लेवल पे जो बल इसके अंदर लग रहा है, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे जो इसके अंदर बल लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बल जो है, जैसे ही ये दूर जाएंगे तो इनमें एक आकर्षण बल डेवलप हो जाएगा, एक आकर्षण बल इनमें उत्पन्न हो जाएगा, एक आकर्षण बल इनमें उत्पन्न हो जाएगा। और ये आकर्षण बल क्या करेगा, ये आकर्षण बल इन मॉलिक्यूल्स को, इन अणुओं को वापस अपने जगह पर लाने का प्रयास करेगा, वापस अपनी जगह पर लाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, जैसे कि खिंचाव की बात की थी हमने। ठीक है, जैसे आपने आप विरूपक बल हटाया, वैसे ही वापस अपनी जगह पर आने का प्रयास करेगा। एटॉमिक लेवल पर क्या हो रहा होगा, एटॉमिक लेवल पर एक आकर्षण बल इन पर लग रहा होगा, आकर्षण बल इन पर कार्यरत होगा। ठीक है, वही हम बात करते हैं स्प्रिंग को जब आपने दबाया था, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं,
ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पास पास आ गए होंगे, ये पास पास आ गए होंगे, और जैसे ही आप विरूपक बल हटाओगे वापस अपनी जगह पर जाने का प्रयास करेंगे, वापस अपनी जगह पर रहने का ये प्रयास करने लगेंगे। ठीक है, तो हमें देखेंगे कि विरूपक जो बल हटाया हमने, विरूपक जैसे जैसे ही हमने विरूपक बल हटाया वैसे ही ये फोर्स काम में करने लगा और ये दूर दूर हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये दूर दूर अब हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल क्यों काम कर रहा है एटॉमिक लेवल पे हम समझ चुके हैं। आप कहोगे कभी आकर्षण बल लग रहा है, कभी प्रतिकर्षण बल लगा है, यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ पर आकर्षण हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो आपका स्प्रिंग था या कोई भी वस्तु थी या कोई भी चीज थी, ये शुरू में अपने स्टेबल स्टेट में थी, साम्य अवस्था में थी। मतलब इस अगर स्टेट में रहती है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम स्थिति ऊर्जा वाली पोजीशन में सिचुएशन में रहने की कोशिश करती है हर वस्तु, तो ये भी सबसे कम स्थिति ऊर्जा वाली पोजीशन में रहने की प्रयास कर रही थी। ठीक है, तो इस पोजीशन में आ जाएगी। जब आपने इसको पास में किया तो आपने इसकी पोजीशन से इसको हटा दिया, चाहे दूर किया चाहे पास किया, आपने इसको सबसे कम स्थिति ऊर्जा वाली पोजीशन से हटा दिया, तो ये चाहेगा कि अपनी वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाए। तो कभी आकर्षण बल लगाएगा और कभी प्रतिकर्षण बल लगा। ठीक है, तो आप यहां से इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल आपने देखा कि प्रत्यानयन बल क्यों काम करता है और प्रत्यास्थता कैसे पैदा करता है। ठीक है, आती है बात समझ में? इतना डाइजेस्ट करो, नोट डाउन करो, हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब इसी के अनुसार प्रत्यानयन बल के अनुसार हमने कुछ नया टर्म डिफाइन कर रखे हैं, उनको हम समझ लेते हैं। प्रत्यानयन बल, ठीक है, यांत्रिक बल होता है। ठीक है, अच्छा, इस आंतरिक बल को, इस प्रत्यानयन बल को अगर मैं इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद पर देखूं तो इसको मैं बोलता हूं प्रतिबल। तो प्रतिबल क्या होता है कि इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद पर लगने वाला कोई प्रत्यानयन, जितना ही प्रत्यानयन बल होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्रतिबल के नाम से जानेंगे, और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेस। क्या कहते हैं? स्ट्रेस। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा, प्रतिबल क्या होता है भाई कि प्रत्यानयन बल जितना लग रहा है आपका, वो कितने कार्य क्षेत्र पर लग रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आपका प्रतिबल। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है साम्य अवस्था में? क्या होता है, अब ये इंटरनल फोर्स निकालना तो आपके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे तो भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, साम्य अवस्था की बात करते हैं। साम्य अवस्था में क्या होता है? साम्य अवस्था का मतलब क्या हुआ? साम्य अवस्था का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास ये स्प्रिंग है इस प्रकार से। ठीक है, इस स्प्रिंग पर मैंने कुछ फोर्स लगा रखा है, ऐसे मैंने इसको खींच रखा है, मैंने कुछ फोर्स यहां पर इस पे लगा रखा है, इस तरह से मैंने इस पर फोर्स लगा रखा है। ठीक है, आती है बात समझ में? अच्छा, ये जो फोर्स मैंने यहां पर लगा रखा है, तो ये खिंचा हुआ है, इसमें खिंचाव है, और ये खिंचाव जो है इतना ही खिंचाव, मतलब इसी के बराबर इसमें एक आंतरिक बल लग रहा होगा, जिसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों बल बराबर हैं, इसीलिए इस जगह पर रुका हुआ है। अगर दोनों में से एक भी बल बड़ा है तो या तो वो अंदर चला जाएगा, वो बड़ा है तो वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उस जगह पर रुका रहे, लेकिन यहां पर रुका है तो हम कह सकते हैं साम्य अवस्था है। जो F आपका बाह्य बल है वो इसके प्रत्यानयन बल के बराबर आ रहा है, प्रत्यानयन बल के बराबर आपका F आ रहा है। ठीक है, आ रहा है भी अच्छी बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि साम्य अवस्था में प्रतिबल जो होगा, ठीक है, साम्य अवस्था में प्रतिबल जो होगा वो किसके बराबर होगा? F बटे इसका एरिया। ठीक है, जितने कार्य क्षेत्रफल पर ये लग रहा है उतना एरिया। ठीक है, तो प्रतिबल क्या हो जाएगा? प्रतिबल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? F बटे ए के बराबर। ठीक है, F बटे ए के बराबर आपके पास प्रतिबल की डेफिनेशन हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, आती है बात समझ में? सिंपल सिंपल चीजें, कोई बहुत मुश्किल चीज है नहीं है ना, हम लेकिन फिर भी देखते चलेंगे, सब चीजें पकड़ते हुए चलेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, स्ट्रेस हमने कर लिया, प्रतिबल हमने देख लिया। अच्छा, प्रतिबल को हमने कुछ भागों में बांट रखा है। ठीक है, अब किस अनुसार प्रतिबल लग रहा है, उस अनुसार, उस दिशा के अनुसार किस दिशा में प्रतिबल लग रहा है, कैसे हम प्रतिबल लगा रहे हैं, उस अनुसार हमने इसको विभाजित किया गया है। कैसे, किस अनुसार किया है? कैसे प्रतिबल लग रहा है, सॉरी, कैसे बल लग रहा है, प्रतिबल नहीं, कैसे बल लग रहा है, उसके अनुसार हमने प्रतिबल को विभाजित किया है। कैसे विभाजित किया है? दो भाग में विभाजित किया है हमने इसको भाई।
पहला भाग कौन सा है? पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है आपका अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल, ठीक है। काफी बुरा लिखने में आ रहा है, थोड़ा नीचे लिखे। अभिलंब प्रतिबल, ठीक है। अभिलंब प्रतिबल क्या होगा भाई? अभिलंब प्रतिबल वो प्रतिबल होगा जो कि आप लंबवत लगा रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब प्रतिबल कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब प्रतिबल कहेंगे, ठीक है। अब इसको भी मैंने दो भाग में बांट रखा है। पहला क्या है, समझ में आ गया? अभिलंब प्रतिबल मतलब आप इसको कैसे लगा रहे हो? नॉर्मल लगा रहे हो, मतलब लंबवत लगा रहे हो। जिसके जैसे कि मान लीजिए कि रॉड है आपके पास, ठीक है, ये रॉड है, ये रॉड में मान लेता हूं, ठीक है। और इस रॉड को आप ऐसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ऊपर से आपने इसको बांध रखा है, ठीक है, और नीचे से आप इसको ऐसे खींच रहे हो, ठीक है। तो आप इसमें जो फोर्स लगा रहे हो कैसे लगा रहे हो? लंबवत लगा रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फोर्स, जो प्रतिबल डेवलप होगा, जिसका प्रतिबल इसके अंदर बनेगा, वो कैसा बनेगा? अभिलंब प्रतिबल बनेगा। उसमें भी हमने इसको दो पार्ट में बांट रखा है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। और दूसरा आपका होता है आयतन प्रतिबल, अरे सॉरी, आयतन प्रतिबल। एक एक करके दोनों को समझते हैं। चलिए भाई देखिए, क्या है हमारे पास? ए में क्या है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? अनुदैर्ध्य, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल को हमने स्ट्रेस कहा है। इसको भी हमने दो भाग में बांट रखा। पहला है आपका तनन प्रतिबल, ठीक है, और दूसरा है आपका संपीड़क प्रतिबल, संपीड़क प्रतिबल। आती बात समझ में? हाँ, पता नहीं क्या क्या किया जाए, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तनन प्रतिबल और संपीड़क प्रतिबल, इनको हम कहते हैं। तनन प्रतिबल क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसका नाम क्या होता है भाई? कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस जो कि खिंचाव की वजह से बने, उसको हम क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस या तनन प्रतिबल। और ऐसा स्ट्रेस जो कि कंप्रेस करने में, दबाने की वजह से बने, उसको हम क्या कहें? संपीड़क प्रतिबल, ठीक है, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। चलिए, तो टेंसाइल स्ट्रेस कैसे डेवलप होगा देखें जरा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक रॉड है, या आपके पास रॉड है, आप इस पर इधर से फोर्स लगा रहे हो एफ, और इधर से भी आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इसमें क्या बन रहा है? इसमें खिंचाव हो रहा है, खिंचाव है, ठीक है। यानी कि ये कौन सा स्ट्रेस है? टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कि कौन सा स्ट्रेस है? तनन प्रतिबल है, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे? तनन प्रतिबल का, टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू क्या लिखोगे? ये आप लिखोगे एफ बटे ए। क्या लिखोगे? एफ बटे ए, ठीक है। अगर काट क्षेत्रफल कितना लिया है आपने? ए लिया है, तो ये एफ बटे आप इसको लिखो, ठीक है। संपीड़क प्रतिबल की बात करते हैं, तो संपीड़क प्रतिबल किस तरह से लिखोगे? ये आपके पास मान लीजिए कोई रॉड ही है, ठीक है, पतली सी, इधर से भी आप एफ फोर्स लगा रहे हो, इधर से भी आप एफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ये दबेगा, दबेगा मतलब इसका जो आकृति है उसमें कमी आएगी, उसकी आकृति बढ़ जाएगी, मतलब वो बड़ा हो जाएगा, खिंच जाएगा, और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आप कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर संपीड़क प्रतिबल लिखोगे, वो क्या लिखोगे? लिखोगे तो उतना ही, अगर इसका कार्य क्षेत्रफल ए है तो ये कितने बराबर आएगा? एफ बटे ए के बराबर आ जाए। ये एफ बटे ए के बराबर आ जाए, ठीक है। आती है बात समझ में? इस तरह से हम छोटी मोटी चीजों को करते हुए चलते हैं, है ना। अच्छा चलो, हो गया ये अनुदैर्ध्य भी दोनों केस हो गए, टेंसाइल और ये, ठीक है। अब देखते हैं हम वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, या फिर आयतन प्रतिबल क्या होता है? आयतन प्रतिबल क्या होता है?
आयतन प्रतिबल वो प्रतिबल है जो कि पूरे वॉल्यूम पर लग रहा हो, मतलब पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पर लग रहा हो। ठीक है, ऐसे इस तरह से आपने बोला है कि यहाँ पर आपका बल लग रहा है, जैसे कि प्रेशर की आप बात करते हो कि प्रेशर लग रहा हो। ठीक है, जैसे कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को आपने पानी में डाल दिया हो, तो पानी उसको चारों तरफ से उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इसका भी जो स्ट्रेस होगा वो आयतन प्रतिबल कितना होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, F बटे A के बराबर ही ये भी आएगा। F बटे A के बराबर भी ये भी F बटे A के बराबर ही आएगा। ठीक है, आती बात समझ में? ये हो गया आपके अभिलंब प्रतिबल। अच्छा, इसके बाद दूसरा प्रकार कौन सा होता है इसका? दूसरा होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल, याद रखो। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्पर्श रेखीय से आ गया टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस हम इसको कहते हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस हमको कहते हैं। अच्छा, ये कैसे लगता है? ये इस प्रकार से लगता है कि ये इसके पिंड की आकृति में परिवर्तन लाता है। ये पिंड की आकृति में परिवर्तन लाता है। ठीक है, कैसे लगेगा आपका ये? जैसे कि बनाने की जरूरत नहीं, बाद में बनाएंगे। जैसे कि आपके पास एक बुक है ना, बुक है, बुक आपने ले रखी है इस प्रकार से। मेरे पास कोई बुक भी नहीं है यहाँ पर, मैं दिखाया था आपको। इस तरह से आपके पास बुक है। ठीक है, ये है ना, इस पर देखते हैं। ये बुक आपके पास, ये मान लो कि ये बुक है और मैं इसको ऐसे दबा रहा हूं, तो आप देखोगे कि इसके जो पेज है वो इस तरह से, इस तरफ से मूव होने लगेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियल लगा रहे हैं ना, इस तरह से लगा रहे हैं, इस तरह से हम इसको लगा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार मैं इस तरह से लगाता हूं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, खींचता हूं तो ये टेंसाइल स्ट्रेस, इसको पानी में डाल देता हूं तो ये वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, और इसके ऊपर मैं इस तरह से पेजेस को, मतलब इसको, उसे कवर को ऊपर से दबा रहा हूं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका शेप चेंज हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, क्या था नाम? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ठीक है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल हम इसको कहेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने प्रतिबल को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, वैसे ही हमने एक और चीज को परिभाषित कर रखा है, जिसका नाम है विकृति। क्या नाम है? विकृति, या इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेन। ठीक है, क्या डिफाइन किया हमने इसको? स्ट्रेन। चलिए देखें स्ट्रेन क्या होता है, विकृति क्या होती है, विकृति का मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब क्या है, देखा जाए। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब क्या है? चलिए, अब विकृति को भी हमने तीन प्रकार से परिभाषित कर रखा है, तीन प्रकार से बांट रखा है। ठीक है, क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है आपका अनुदैर्ध्य विकृति, जिसको हम कहेंगे क्या? लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, जिसको हम परिभाषित करते हैं इस प्रकार से, डेल्टा एल बटे एल। ठीक है, समझें इस चीज को। जैसे कि मान लीजिए आपने एक रॉड लिया हुआ है, इस रॉड को ऐसे टांग रखा है, यहाँ पे ना टांग देते हैं हम इसको, रॉड को यहाँ पे आपने इसको टांग रखा है। ठीक है, और मैंने कुछ बल लगाया है इसके ऊपर, एफ बल मैंने इस पर लगाया है। एफ बल लगाने के कारण यहाँ पर इसमें कुछ परिवर्तन आ गया इसकी लंबाई में, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एल। और जो इसकी एल जो है वो लंबाई है, जो कि इसकी प्रारंभिक लंबाई थी, तो हम क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति जो है वो डेल्टा एल बटे एल के बराबर। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चलते हैं। दूसरी तरह की जो होती है वो होती है आयतन विकृति। पहला हो गया, तीसरा हो गया हमारे पास आयतन विकृति। आयतन विकृति क्या होती है? आप देख सकते हो कि मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है आपके पास कोई। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर इस तरह से सब जगह से बल लग रहा है, सब जगह पर बल लग रहा है इस तरह से। ठीक है, और ऐसे बल लगने के कारण इसकी वॉल्यूम में, इसके आयतन में कुछ परिवर्तन हो जाता है, इसके आयतन में कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, मान लीजिए इसका आयतन जो है वो डेल्टा वी कम हो गया है ना,
तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि इसका जो विकृति आयतन विकृति है वो किसके बराबर है, वो डेल्टा वी बटे वी के बराबर है, वो डेल्टा वी बटे वी के बराबर है। ठीक है, सिंपल सिंपल डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, फिर आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, और तीसरी बात करते हैं तो स्पर्श रेखीय विकृति। स्पर्श रेखीय विकृति, स्पर्श रेखीय विकृति क्या होती है भाई साहब? स्पर्श रेखीय विकृति क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये ऐसे क्यूब है, ठीक है, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था उसी प्रतिबल के अनुसार ही हमने इसको बांट रखा है। ठीक है, ये आपका क्यूब है ना, और आपने इसके ऊपर टेंजेंशियल कुछ बल लगाया है तो कुछ इस प्रकार ये मुड़ चुका है। ठीक है, इतना इसके अंदर ये मुड़ गया है, यहाँ पर आगे, यहां से भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये है फाई, ये एंगल ले लेते हैं फाई। ठीक है, आप इसको आगे बना सकते हो इस प्रकार से, ऐसे ऐसे करके, थोड़ा सा ड्राइंग इसकी अच्छी हो, बना ले, है ना। ये ऐसे आगे घूम जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना घूमेगा, फाई, और ये मान लेता हूं ये दूरी जो आगे चला है ये कितना है, एक्स, और इसकी जो भुजा है वो एल के बराबर, ये वाली भुजा जो है एल के बराबर है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ जो फाई जो होगा वो होगा एक्स बटे एल, इसको कहेंगे हम शियर स्ट्रेन। क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन या फिर शियर स्ट्रेन। ठीक है, जो कि एक्स बटे एल के बराबर है। ठीक है, एक्स बटे एल के बराबर है, जो कि tan फाई के बराबर भी, ठीक है, जो कि tan फाई के बराबर भी। ठीक है, आपकी बात समझ में, तीन तरह से हमने इसको डिफाइन किया है। चलिए नोट डाउन करें आप इसको। तो ये प्रतिबल और विकृति पढ़ने के बाद एक साइंटिस्ट है भाई, उनका नाम है हुक, नाम तो सुना होगा आपने। ठीक है, अब उन्होंने इसके ऊपर कार्यक्रम किया, उन्होंने बहुत कार्य किए उनके, और ग्राफ बना के देखे तो उनको ग्राफ देखने को मिला कुछ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब आप प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ बनाते हो तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आपको देख। तो उन्होंने प्रतिबल विकृति कर्व बनाया, तो हम भी उन्होंने क्या कर्व बनाया, क्या वक्त उन्होंने बनाया, वो वक्त देखते हैं। प्रतिबल विकृति वक्र। ठीक है, क्या वक्र बनाया उन्होंने, देखा जाए थोड़ा सा। इस तरफ उन्होंने लिया प्रतिबल, ठीक है, और यहां उन्होंने लिया है विकृति। ठीक है, आती है बात समझ में। तो उन्होंने बोला कि जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से चलेगा, पहले आप सीधा सीधा इस ग्राफ को चलाएंगे, ठीक है, फिर कुछ देर बाद जाके ग्राफ थोड़ा सा घूमेगा, फिर थोड़ा और आगे जाएगा घूमता घूमता, ठीक है, फिर और ऊपर जाएगा और फिर ये आगे से चला जाएगा। ठीक है, कुछ उन्होंने पॉइंट मार्क करे, उन पॉइंट्स को हमें बताया इन्होंने कि पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। देखिए भाई, ये बोला उन्होंने कि ये है पॉइंट पी, ठीक है, और इस पॉइंट को बोला उन्होंने ये है पॉइंट ई, इसको बोला पॉइंट ए, इसको बोला पॉइंट बी, और इस पॉइंट को बोला इन्होंने पॉइंट सी। एक एक करके समझते हैं क्या क्या है। ठीक है, अच्छा क्या बताया उन्होंने कि पॉइंट ओ, अगर इसको मान लो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से पॉइंट पी की बात करें तो पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक जब स्ट्रेस और स्ट्रेन, जो आपका प्रतिबल और विकृति होगी, जो प्रतिबल और विकृति आपकी होगी, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो आपका होगा वो समानुपाती बदलेंगे, मतलब बहुत कम रेंज के लिए समानुपाती बदलेंगे। ठीक है, तो इसको इन्होंने बोल दिया, इसको उन्होंने बोल दिया, इसको बोल दिया उन्होंने कि समानुपाती सीमा। क्या बोल दिया इसको उन्होंने, समानुपाती सीमा। ठीक है, अच्छा ठीक है, और यहां पर जितना ही बल लग रहा होगा, जैसे ही आप विरूपक बल को हटा दोगे तो ये वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा, जो भी वस्तु है अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। लेकिन ये समानुपाती सीमा के बाद जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ अलग तरीके से बदलने लगेगा, ठीक है, और ई तक वो कुछ अलग तरीके से बदलेगा। लेकिन इस ई तक भी जब आप विरूपक बल को हटा दोगे, जब इस विरूपक बल को हटा दोगे तो अपनी जो प्रारंभिक अवस्था थी उस अवस्था में ऑब्जेक्ट या वस्तु चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो रीजन हो जाएगा मेरे पास, ये वाला जो रीजन होगा इधर वाला, इसको हम बोलेंगे प्रत्यास्थता क्षेत्र।
ठीक है, प्रत्यास्थता क्षेत्र हम इसको बोले। ठीक है, इसके बाद जब भी होगा, इसके बाद जो भी होगा, इसके बाद जैसे ही इस पॉइंट ई क्रॉस होगा, इस पॉइंट ई क्रॉस होने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो कभी भी अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आएगा, मतलब अपनी इलास्टिसिटी को खो चुका होगा। ठीक है, उसके जो गुण है इलास्टिसिटी का, उसका जो गुण है प्रत्यास्थता गुण है, उसको खो चुका होगा। और ये वाला जो रीजन यहां से यहां तक, ये पूरा जो रीजन है सी तक, ये प्लास्टिक क्षेत्र होगा, प्लास्टिक रीजन कहलाएगा, प्लास्टिक क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इस ई के बाद कभी भी अपना ये जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, ये कभी भी अपना प्रारंभिक शेप, प्रारंभिक आकृति वापस नहीं ले पाएगी। ठीक है, ये हमने देखा यहां पर, है ना, आती है बात समझ में। अच्छा, ई से ए तक भी आप देख रहे हो, ई से ए तक भी जो है ग्राफ है बढ़ रहा है। अब ई से ए तक में क्या हो रहा होगा, ई से ए क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो विकृति है बहुत तेजी से बढ़ रही होगी, तेजी से प्रतिबल नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन विकृति बहुत तेजी से बढ़ रही होगी, बहुत कम बल लगाने पर भी, बहुत कम प्रतिबल पर भी विकृति बहुत तेज बढ़ रही होगी। ठीक है, और ऐसा बी तक हो रहा होगा, ऐसा बी तक भी हो रहा होगा कि विकृति बढ़ रही होगी बहुत तेज। आपने देखा कि विकृति बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन आप उतना प्रतिबल नहीं लो, तब भी विकृति बहुत तेज बढ़ रही है। ठीक है, और सी पर जाकर क्या होगा, जो बिंदु सी होगा, यहां पर जो पदार्थ है वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगा और टूट जाएगा। ठीक है, और टूट जाएगा, सी पर टूट जाएगा। ठीक है, इस पर जो प्रतिबल होगा, यहां पर जो प्रतिबल होगा, उसको हम त्रोटन प्रतिबल कहेंगे। इस प्रतिबल को हम त्रोटन प्रतिबल कहेंगे। ठीक है, बी पर जो बल लग रहा होगा, आप उसको भंजक प्रतिबल कहो, भंजक बल कहोगे। ठीक है, इसके बाद जो पदार्थ होगा वो टूटने की स्थिति में चला जाएगा, और ये जो बी होगा इसको हम भंजक बल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ई तक क्या होगा, ई तक तो इसके अंदर इलास्टिसिटी होगी, फिर इसके बाद इसमें प्लास्टिसिटी होगी। ठीक है, आती बात समझ में। अच्छा, इस रीजन की बात करते हैं, ओ से पी की। ये कौन सी सीमा है, समानुपाती सीमा है, ये समानुपाती सीमा है। और ई तक क्या है, आपकी प्रत्यास्थ सीमा है ना। तो ये समानुपाती सीमा में क्या हो रहा होगा, देखोगे तो समानुपाती सीमा में आप कह सकते हो जो आपका प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती, मतलब ओ से पी में आप कह सकते हो समानुपाती। ठीक है, इसी का उन्होंने उपयोग किया और इसका नाम दे दिया हुक का नियम। इन्होंने नाम क्या दे दिया, हुक का नियम। इस चीज का नाम इन्होंने क्या दे दिया, हुक का नियम। के आपकी इस सीमा में, ओ से पी में, समानुपाती सीमा में, ये बहुत कम रेंज में, 2%, 3% वाली रेंज में, ठीक है, प्रतिबल जो होगा विकृति के समानुपाती होगा। या उन्होंने बोला कि प्रतिबल बटे विकृति जो होगा वो एक नियत राशि होगा, वो एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये इन्होंने दिया हुक का नियम। इसका नाम क्या रखा उन्होंने, हुक का नियम। क्या नाम रखा इन्होंने, हुक का नियम, हुक का नियम। ठीक है, अच्छा, ये जो नियत राशि आई है यहां पर, ये जो नियत राशि आई है यहां पर, इसके ऊपर हुक ने बात की और उनको कुछ नाम दिया। ठीक है, 3 तरह की इन्होंने नियत राशि बनाई। क्या क्या बताई, क्या क्या इन्होंने बताई कि हुक का नियम तो उन्होंने बता दिया ना। ठीक है, पहले को बोला इन्होंने यंग्स मॉड्यूलस, यंग नियतांक, प्रत्यास्थ नियतांक। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला बल्क मॉड्यूलस, बल्क प्रत्यास्थ नियतांक, और तीसरा इन्होंने बोला मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको दिया है y से, इसको दिया b से, और इसको दिया इन्होंने ईटा से। ठीक है, ये सब चर्चाएं इन्होंने, हुक ने ये थोड़ा दिया। तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स के अंदर अब घुसने लगी है, थ्योरी पढ़ते पढ़ते मैथमेटिक्स की अगर आ गए हैं, तो ये जो नियतांक इन्होंने दिए हैं इसके ऊपर हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।